Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, student? I hope you that all will be fine. My voice is clear. Just a moment. Lecture will be uploaded. जी students. Okay. Alhamdulillah. Lecture uploaded. जी students. You are up here only 12 students. How are you? ठीक हैं आप सब लोग? जी बेटा. ताकि स्लाइड अभी शो हो जाती है. जस्ट अ मोमेंट. और नो स्लाइड आर. जी क्विकली बेटा आप टाइप करें कमेंट्स में कि प्रीवियसली हमने प्रीवियस लेक्चर जी अदीला क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस की थी? जी अदीला आरफा. गुड. जी बेटा. जी जैनब लास्ट लेक्चर में थी आप? प्लीज़ टाइप योर कमेंट्स कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था. ट्यूसडे को हमने क्या डिस्कस किया था? यस, क्रीनियल नर्व्स की असेसमेंट. ओके. एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? और क्या हमने पढ़ा था? ब्रीफली डिस्क्राइब करें क्योंकि ये सामने आपके नजर आ रही चीज़ें. जी गजाला आरफा. क्या पढ़ा था? हमने क्रीनियल नर्व असेस की थी जिसमें हमारी 12 क्रीनियल नर्व थी. कौन कौन सी थी? या आवाज़ नहीं आ रही? जी नीलम बेटा आवाज़ बहुत कम आ रही है. क्यों आवाज़ कम आ रही है? मैं तो काफ़ी लाउडली बोल रही हूँ. जी खतीजा. खतीजा ने लास्ट लेक्चर मेरा नहीं लिया था ट्यूसडे को. ऐसा ही है. क्रीनियल नर्व से 12 क्रीनियल नर्व्स. अब आ रही है मेरी क्लियर आवाज़? जी सना कयूम. जी बेटा मेरी वॉइस क्लियर है? माय वॉइस इज क्लियर? Oculomotor nerves, cranial nerves. Okay. Today we will discuss motor function assessment. How to assess the motor functions. क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट हम लोगों ने क्रीनियल नर्व्स असेस की थी जिसमें वेबर और रैनिंग टेस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन योर पार्ट ऑफ द क्रीनियल नर्व्स. तो क्रीनियल नर्व्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है वेबर और रैनिंग टेस्ट. सो टुडे वी विल डिस्कस मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन. ओके जी. सुमैया शाहिद बेटा मैं आपको इतना डिटेल डेप्थ में पढ़ा रही होती हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ में पार्टिसिपेट करें. जब मैं पूछ रही होती हूँ कि बेटा बताएं आप लोगों को समझ आ गई है, कुछ कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, तो आप लोग कहते हैं जी मैम सब क्लियर है. ठीक है. शहजाद ने लास्ट क्लास ली थी तो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी. जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही होती हूँ तो उसमें क्या चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने याद रखना है. इस वे से आप उसमें कुछ एक्सप्लेन कर सकते थे कि वी आर डॉट लास्ट लेक्चर्स क्या पढ़ा था आपने? वेबर और रैनिंग टेस्ट. और सेकेंडली हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या थी? रोमबर्ग टेस्ट था जिसमें हम कोऑर्डिनेशन बैलेंस असेस करते थे, कॉर्डिनल गैस मूवमेंट देखते थे जिसको व्हील मेथड भी कहते हैं, कॉर्डिनल गैस मूवमेंट भी कहते हैं. और क्या था? अकोमोडेशन भी. ठीक है. ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी. तो ये चीज़ें आप मुझे इजीली आप जो है वो राइट करके बता सकते हो. ठीक है. आई नो कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और मैं आपको कोशिश करती हूँ
कि जब तक आपके क्लियर कंसेप्ट ना हो मैं नेक्स्ट ना जाऊँ, ठीक है। गुड, ओके, टुडे वी विल डिस्कस मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन। मोटर फंक्शन डिकोटिकेट, डिकोटिकेट और डिसेरिकेट, ठीक है। मोटर फंक्शन में हम क्या करते हैं, ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, पोस्चर इज abnormal posture, ठीक है, in which person is stiff with a bent arm, clenched fist and leg held out straight. The arm are bent into toward the body and the wrist and fingers are bent and held on the chest, ठीक है। ये आपको सामने कंडीशन नज़र आ रही है, उन्होंने एक्सप्लेन कर दी है कि एक्चुअली डिकोटिकेट होता क्या है, ठीक है। डिकोटिकेट अब नॉर्मल पोस्चरिंग है पर्सन की, जिसमें पेशेंट्स के जो है वो आर्म जो होते हैं वो स्टिफ और बेंड हो जाते हैं और उनकी क्लेंच हो जाती हैं फिस्ट को, और लेग जो होती हैं वो हेल्ड हो जाती हैं, मतलब इस तरह एक्सटेंड हो जाती हैं, स्ट्रेट वे में हो जाती हैं, और की तरफ और रिस्ट जो होती हैं वो और फिंगर्स बेंड हो जाती हैं और चेस्ट की तरफ मूव कर जाती हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा। सोनिया आपके साथ अक्सा कमर है, ओके। अक्सा कमर, ओके बेटा। एट द लास्ट मुझे इस तरह के क्वेश्चन कीजिएगा क्योंकि पहले ही 10 मिनट हो गए हैं। तो ये आपको कंडीशन बता दी है कि डिकोटिकेट में पेशेंट्स की मोटर फंक्शन जब एग्जामिनेशन करते हो तो उसमें दो कंडीशन आ जाती हैं, डिकोटिकेट है और डिसेरिब्रेट है। और दिस टाइप ऑफ पोस्टरिंग क्या है, इज अ साइन ऑफ सीवियर डैमेज इन द ब्रेन। डिकोटिकेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉज क्या है, इस तरह की कंडीशंस पे आपने देखा कि लेग्स उसकी एक्सटेंड कर गई है, ठीक है, लेग उसकी एक्सटेंड है स्ट्रेट वे में, और जो उसकी रिस्ट है और जो फिस्ट है वो मतलब क्लंच हुई है, क्लोजली हुई हुई है, बहुत ज़्यादा जो है वो बेंड किया हुआ है उन्होंने टूवर्ड द चेस्ट, ठीक है। किसकी वजह से हुआ है, ये स्फीयर डैमेज हो जाता है ब्रेन का पार्ट, ठीक है। ब्रेन के किसी भी पार्ट में जो है वो जो है वो किसी कंडीशन से इम्पेयरमेंट आ जाती है, तो ये कंडीशन वाकई थी। पीपल हु हैव इट्स कंडीशन शुड गेट मेडिकल अटेंशन राइट बेटे। डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में पेशेंट को जो है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इज इट क्लियर? डिकोटिकेट आपने कि स्वीयर ब्रेन का कोई डैमेज पार्ट हो जाता है और उसमें पेशेंट्स की ये कंडीशन हो जाती है, आप एक्सप्लेन कर सकती हो, इज अ करेक्टराइज बाय, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। डीसेरिब्रेट, ठीक है। डीसेरिब्रेट में क्या करते हैं, टू एलिमिनेट द सेरिब्रल फंक्शन बाय ट्रांसेक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसमें या तो ब्रेन स्टेम की ट्रांसेक्शन की जाती है कोई भी सेरिब्रल इम्पेयरमेंट की वजह से, और या लाइगेट किया जाता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी को और बेसलर आर्टरी को, जो कि एट द सेंटर ऑफ द पोन्स है, ठीक है। ब्रेन स्टेम में ही हमारा पोन्स सब्रोगेटा है, तो इसमें भी रिजिड्री क्या है उसके अपोजिट हो जाएगी। डिकोटिकेट में क्या थी, टूवर्ड द चेस्ट, और इसमें जो है अटेंडेड हुई हुई है आउटवर्ड की। पोस्चर्स फाउंड इन दोज विद लीजन्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, तो डेफिनेटली जो कोई लीजन है जिसकी वजह से उसको लाइगेट किया है या उसका ट्रांसेक्शन किया है, और ये भी स्फीयर बायलैटरल लीजन्स हो सकता है सेरेब्रम में। द पेशेंट डाइज इन एक्सटेंशन, इसमें फ्लेक्शन थी और इसमें एक्सटेंशन है, विद द आर्म vertically rotated at the shoulder, elbow, knees and hip extended and fingers, ankle and toes flexed. The jaw may be clenched with the neck hyperextended, ठीक है। सामने आपकी क्लियर पिक्चर नजर आ रही है, कॉल्ड एज ए डिसेरिब्रेट पोस्चर। इसमें टेंशन आ जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, और लेग्स जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, ठीक है। आर्म एक्सटेंडेड विद द रिस्ट रोटेशन के तौर पे हो जाती है, लेग्स एक्सटेंडेड हो जाती है विद द फीट इंटरनली रोटेटेड हो सकती हैं, ठीक है, अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। और इसमें मोस्टली जो है क्या कहा गया है उसमें कि कोई भी पार्ट की जो है वो लीजन हो सकता है जिसकी वजह से या तो ट्रांसेक्शन हुई होती है इसकी या लाइगेट किया जाता है। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज अ क्लियर पिक्चर्स कि आप इसको जस्ट देख के भी है एक्सप्लेन कर सकते हैं। डी कॉर्टिकेट, इसमें रिजिडिटी हो सकती है या डिसेरिब्रेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। और अपने लास्ट स्लाइड पे देखिए, सिंपली भी या डिसेरिब्रेट पोस्चरिंग या डिकोटिकेट पोस्चरिंग, तो इसमें डिसेरिब्रेट रिजिडिटी भी कही जा सकती है और डिकोटिकेट रिजिडिटी भी कही जा सकती है। इसमें ये सामने कंडीशन है, जस्ट आप करेक्टराइज कर सकते हो कि डिकोटिकेट रिजिडिटी कब होती है, कि जब पेशेंट का कोई भी जो है वो कोई इम्पेयरमेंट हो जाती है या स्फीयर कोई ब्रेन में डैमेज हो जाता है, तो उसमें डिकोटिकोइड की कंडीशन हो जाती है जिसमें फ्लैक्शन बॉडी होती है, मोस्टली टू वर्ड द चेस्ट हो जाती है, उसकी आर्म रिस्ट
बेंड हो जाती हैं और एक्सट्रेट कंडीशंस में हो जाती हैं। और डिसेरिब्रेट में क्या हो जाता है, उसके जो ब्रेन के अपर पोर्शंस में कोई भी जो होती है वो लीजन्स हो जाती हैं, ठीक है, या तो लीजन हो जाती है या इम्पेयरमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो ये डिसेरिब्रेट रिजिडिटी कंडीशन जो है वो कंसिस्ट होती है, ठीक है। क्लियर है बेटा सबको? हम्म? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डिकॉर्टिकेट रिजिडिटी क्या है और डिसेरिब्रेट क्या है, क्योंकि कोई मुझे ये नहीं कहेगा बाद में कि मैडम मुझे समझ नहीं आया। ठीक है बेटा? ओके, मोटर फंक्शन एग्जामिनेशन में ये तो डिकॉर्टिकेट कंडीशन और डिसेरिब्रेट में क्या है, तो अगर डिकॉर्टिकेट है तो उसको जो है वो इमरजेंसी इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट या उसकी अर्जेंट नीड होती है, ठीक है, मतलब राइट वे में अटेंशन चाहिए होती है उसको इमीडिएटली। तो मोटर एग्जामिनेशन में क्या है, आपने देखा होगा उसमें पैरालिसिस की बात हम करते हैं, पैरालिसिस या इम्पेयर्ड स्ट्रेंथ एंड पावर हो जाती है, पैरालिसिस में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ है, हेमीप्लेजिया है, पेरिप्लेजिया है, अप्रेक्सिया है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। पैरालिसिस में क्या होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा, हेमीप्लेजिया में पैरालिसिस ऑफ द लेटरल हाफ ऑफ द बॉडी होगा, पैराप्लेजिया में पैरालिसिस ऑफ द लेग सिर्फ आ जाएगा, और अप्रेक्सिया में इनएबिलिटी टू कैरी आउट लर्न मोमेंट्स और कमांड विदाउट वीकनेस पैरालिसिस, ठीक है। तो वो इनएबिलिटी होगी उसकी, कोई भी आप कहते हो ये चीज़ पकड़ाओ या ये चीज़ रख दो, तो उसमें एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, उसमें स्ट्रेंथ की कमी कम है। इज इट क्लियर? ओके, हियर इज अ मसल स्ट्रेंथ ग्रेडिंग। मसल स्ट्रेंथ ग्रेडिंग में क्या है, हम 0 to 5 जो है वो मेंशन करते हैं। इफ पेशेंट्स हैविंग अ डिस्क्रिप्शन अकॉर्डिंग टू द मसल स्ट्रेंथ, इफ पेशेंट हैविंग अ नो मसल्स मूवमेंट वी आर ग्रेडिंग एज ए 0 out of 5। इफ विजिबल मसल्स मूवमेंट बट नो मूवमेंट एट द जॉइंट, अगर विजिबल मसल्स मूवमेंट है बट उसकी जॉइंट की मूवमेंट नहीं है, तो वी आर लेबल एज ए 1/5 as a grading the muscle strength. And if patients having a moment at the joint but not against gravity, so we are giving a 2 out of 5 grading as a muscle strength. If patient having a moment against gravity but not against added resistance, क्योंकि हम मोटर फंक्शन असेस करते हैं अगेंस्ट रेजिस्टेंट में, अपर लिम का और लोअर लिम का, ठीक है, तो उसमें हमने क्रीनियल ग्राफ में असेस किया था। तो वी आर ग्रेडिंग एज ए मसल स्ट्रेंथ 3 out of 5। इफ पेशेंट्स मोमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंट बट लेस देन नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से लेस है कि ड्यू टू इम्पेयरमेंट की वजह से, तो वी आर लेबलिंग एज ए मसल स्ट्रेंथ 4 out of 5। If patient having a normal strength against resistant, so we are giving a 5 out of 5। Are you understand? Student, are you with me? Ji, my voice is clear. Here is a Fatima Road. Ma'am, no voice. My voice is clear, beta. Last student is Sonia. Sonia, are you heard me? Okay, thank you, beta. Thank you, Shumaila, Khatija, or Sonia. Thank you, beta. Actually, some students may be trouble in network. That's why they are not heard me properly. Okay. Okay. Bushra voice clear. Okay. We are assessing the test of upper extremities. ठीक है, जिस तरह हमने पीछे ग्रेडिंग की बात की, तो इसी तरह हम बात करते हैं कि हम पेशेंट्स के अपर एक्सट्रीमिटीज़ के टेस्ट कैसे असेस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोटर फंक्शन में हम मसल्स की स्ट्रेंथ देखते हैं अगेंस्ट रेजिस्टेंट। ये आप लोग कीप इन माइंड रखें कि ये चीज़ कीप इन माइंड कि आप लोगों ने स्ट्रेंथ हमेशा पेशेंट की असेस करनी है अगेंस्ट रेजिस्टेंट, आप अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। आपने क्या करना है कि पेशेंट्स को, अगर हम अपर एक्सट्रीमिटीज़ की देख रहे हैं, तो पेशेंट्स के दोनों आम पे, ये नहीं है जितनी पेशेंट्स बियर कर सकते हो उतनी आप रेजिस्टेंट उसको अप्लाई करेंगे, आप उसको जो है वो नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। सामने आपके पिक्चर्स क्लियर व्यू है, तो आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, पेशेंट उसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट अप्लाई करेगा, तो इट मीन्स का आपको जो है असेसमेंट हो जाएगी कि पेशेंट की इक्वली या रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, ये नहीं कि एक आर्म की तरफ जो है उसकी रेजिस्टेंट फोर्स जो है वो ज़्यादा है और एक में कम है, तो आप उसको लेबल करोगे impairment के तौर पे। Ask the patient to raise both their arm in front of them simultaneously as they strongly then can, while the examiner provides resistance to these movements, and compare the strength of each arm. The deltoid muscle is innervated by the C5 nerve roots via the extreme nerves. As you know, I'm discussed previous lectures, C5, C1,
T3, T1, they are a cervical fifth innervated nerve. ठीक है, तो ये नर्व रूट की बात हो रही है, तो हमने दोनों को जब कंपेयर करना है उनकी स्ट्रेंथ को, तो एक तो डेल्टाइल मसल्स में जो इनर्वेटेड बाय द हमारी सर्वाइकल फिफ्थ नर्व है, नर्व रूट जो है, जो कि एक्सला नर्व रूट के थ्रू जा रही है, तो हमने उसकी स्ट्रेंथ को देख लिया आया कि वो इंटैक्ट है या नहीं है. इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी वो सारी स्लाइड्स पे यही रीडिंग हुई हुई है. Ask the patient to keep their arm in place while they close their eyes and count the 10. Normally, their arm will remain in place. If there is a upper extremity weak, there will be a positive pronator drift in which the affected arm will pronate and fall down. ठीक है, अगर तो वो इंटैक्ट है नॉर्मली तो उसके आर्म जो है वो रिमेन प्लेस में रहेंगे. अगर अपर एक्सट्रीमिटीज में कोई वीकनेस है तो विल बी पॉजिटिव प्रोनेटर्स के वो नीचे की तरफ वो ड्रॉ कर जाएंगे. ठीक है, प्रोनेट हो जाएंगे और वो अफेक्टेड साइड आप उसको देख सकते हो और वो फॉल डाउन हो जाएंगे विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर. 1 2 3 आप काउंट करते हो विद द आई. इज इट क्लियर? ओके. टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर आर्म फ्लेक्शन. क्योंकि अब हम लोअर फ्लेक्शन में देखते हैं डेल्टॉइड और बाइसेप्स मसल्स की बात हो रही है. ठीक है, बाइसेप्स में जब हम देखेंगे हम ट्राइसेप्स भी देखेंगे. अब ये लोअर आर्म मीन्स के फोर आर्म की बात हो रही है. इसमें हम बाइसेप्स मसल्स को चेक करेंगे बाय होल्डिंग द पेशेंट रिस्ट from above and instructing them to flex their hand up to their shoulders. ठीक है, आपने क्या किया, provide resistance at the wrist, repeat and compare to the opposite arm. The biceps muscles is innervated by the C5. ठीक है, cervical 5 का nerve roots हैं और 6 nerve roots via the musculaneous nerve. आपने अपर आर्म की देखा, अब लोअर आर्म की फ्लेक्शन देखी है आपने, तो आपको पेशेंट को आपने रेजिस्ट आपने क्या किया है, रिस्ट से पेशेंट्स को होल्ड किया है और उसको कहना है कि आपने शोल्डर की तरफ रेजिस्टेंट करें. ठीक है, अगर तो वो नॉर्मली 1 बाय 1 आपने दोनों आर्म्स को करना है. अगर तो वो नॉर्मली रेजिस्टेंट के एंगेज पावर अप्लाई करके अपने शोल्डर की तरफ लेके जा रहे हैं तो इट मीन्स नॉर्मल. ठीक है, उसकी जो है C5 और C6 नर्व रूट जो है मस्कुलोटेनियस नर्व्स के साथ ये है वो एक्यूरेटली उसकी इम्पावर्ड है. वो पेशेंट्स नॉर्मल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, वो इसमें अब नॉर्मलिटी नहीं है. तो हम दोनों ही प्रोसीजर जो अप्लाई करेंगे लोअर आर्म फ्लेक्शन में और उसमें हम दोनों अपोजिट राइट और लेफ्ट दोनों आर्म को असेस करेंगे. इज इट क्लियर? ओके. टेस्ट द इंट्रिंसिक हैंड मसल्स. ट्राइसेप्स की बात हो रही है. नाउ हैव द पेशेंट एक्सटेंडेड देयर फोरआर्म against the examiner resistant. आपने पहले देखे थे बाइसेप्स मसल्स. अब ट्राइसेप्स जो है वो हमारे हम असेस करेंगे जब पेशेंट अपने बाजू को जो है वो एक्सटेंड करेगा. ठीक है, फोर आर्म को एक्सटेंड करेगा तो अपर आर्म जो होगा वो ऑलरेडी आपको नज़र आ जाएंगे. उसके डेल्टा हमारे डेल्टाइल मसल्स हैं हमारे और उसके अंदर और बाहर की तरफ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स हैं. ओके जी, वेलकम बेटा. थैंक यू, आपने ज्वाइन किया. जी इकरा, आप कहाँ रहते हो? क्योंकि मैं देख के आई एम वेरी शॉक्ड कि आप जो है वो ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि आपने तो बहुत रेयर क्लासेस आई थिंक ली होंगी पूरे साल में. ऐसा ही है ना? एकदम से मेरी नज़र आप पे पड़ गई है ड्यूरिंग लेक्चर. जी, तो हमने ट्राइसेप्स मसल की बात कर रहे हैं कि जब पेशेंट का फोर आर्म जो है वो एक्सटेंड करेगा तो एग्जामिनर रेजिस्टेंट के केस तो वो मूव करेंगे ट्राइसेप्स मसल्स. Make a certain that the patient begin their extension from a fully flexure position because this part of the movement is most sensitive to the loss in strength. Note any symmetry in the other arm. The triceps muscle is innervated by the C6 and C7 nerve roots by the radial nerves. ठीक है, हम radial nerves को जो है वो क्रॉस कर रही होती हैं हमारी cranial nerves, सॉरी सर्वाइकल नर्व्स हैं हमारी C6 और C7 नर्व रूट. ओके, इज इट क्लियर? गुड. अब टेस्ट द इंट्रिंसिक हैंड मसल्स once again by the having the patient abduct or fan out. ठीक है, fan out of all of their fingers. Instruct the patient to not allow the examiner to compress them back in. Normally one can resist the examiner from replacing the finger. Fingers abduction or fanning is innervated by the thoracic 1 nerve roots via the ulnar nerves. जी, तो इसमें हमने क्या करना है, पेशेंट्स को कहना है कि आपने हर फिंगर के मुताबिक भी आपने इसमें रेजिस्ट करें. ठीक है,
जैसे फैन की तरह है। तो हर एक फिंगर जो है वो रेजिस्ट करेगी हमारी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में। तो आप देख लेंगे कि आपकी जो है वो फिंगर जो है वो फोर्स इक्वली अप्लाई कर रही है या कम अप्लाई कर रही है, ठीक है जी। तो इंट्रिंसिक टेस्ट, द इंट्रिंसिक मसल्स की बात करते हैं तो आपने ये सामने पिक्चर्स नज़र आ रही है। जिस पेशेंट को अबडक्ट का बताए वेव फ्राम करने, आपने अपने हाथ पे उतना ही प्रेशर डालना है कि जितना वो कर सके, बियर कर सके, ठीक है। तो आपने देखा कि सामने एग्जामिनर है, एग्जामिनर ने अपने हैंड को एक्सटेंड किया है और वो अपनी पूरी फिंगर जो है, पांचों फिंगर जो है ना उस पर अप्लाई कर रहे हैं। हम सेपरेट करते हैं थंब को और रेजिस्टेंस देखते हैं क्या है कि वो फोर्स अप्लाई हो रही है या नहीं है। ये फोर्स किया है तो वो बहुत ज़्यादा ही फोर्स हो, जितनी फोर्स वो अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फिंगर्स, क्योंकि एक्चुअली हमने जो करनी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि थंब की हम लैदा से लेते हैं। तो कंप्लीट द मोटर एग्जामिनेशन ऑफ द upper extremities, the strength of the thumb oppositions by telling the patient to touch the tip of their thumb to the tip of their pinky fingers. Last time I told you who is the pinky fingers. Apply resistance to the thumb with your index fingers. Okay? Repeat with the other thumb and compare. Thumb opposition is innervated by the C8 and T1 nerves via the median nerve। क्योंकि एक्चुअली अगर हम हैंड की बात कर रहे हैं, हम रिस्ट उसके अंदर मूवमेंट होती है, तो हम रेडियल और अल्नर नर्व की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आपकी रेडियल नर्व जो है इनकॉम्पिटेंसी है कर रही, कहीं ब्लॉक की जाए, तो आपने देखा होगा अपर आर्म जो है आपका, रेडियल नर्व की तरफ से आपकी जो है वो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अगर हम जो है अल्नर साइड पे हम प्रेस करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं अल्नर साइड की फिंगर्स का भी जो है वो ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो इस तरह अपने अपोजिट फिंगर्स अपने थंब के साथ अप्लाई करना है ताकि वो उसको असेस कर सके कि आया किसकी रेजिस्टेंस ठीक है या नहीं, ठीक है। एक्चुअली आपने देखा यहाँ एग्जामिनर जो है वो थंब को थंब के साथ ही प्रेस कर रहा है। तो मोस्टली हम इंडेक्स फिंगर का भी हम असेस करते हैं ताकि वो रेजिस्ट कर रही हैं, हमें उनकी पावर इक्वल ही है या नहीं है। यह आपको इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने मोटर फंक्शन में ये चीज़ देखनी है कि आपने एंगेज रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है। जिस तरह अपर एक्सट्रीमिटीज़ की आपने बात की, अपर आर्म की बात की, लोअर आर्म की बात की, रेजिस्टेंस देखी, अपने रिस्ट की देखी कि उसकी बाकी अपर लोअर में जब फ्लेक्शन की बात करें शोल्डर की तरफ जा रहा है, इसी तरह आपने, क्योंकि लोअर आर्म के अंदर ही जो है वो हमारा हैंड है, ठीक है। तो हैंड में हमारी फिंगर्स भी हैं, तो इसकी भी हमने पेटेंसी देखनी है रेडियल नर्व की और हमारी अल्नर नर्व की पेटेंसी है या नहीं है, कोई इम्पेयरमेंट तो नहीं है। इज इट क्लियर जी स्टूडेंट्स? क्योंकि ये इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन नहीं आते, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि क्वेश्चन हैविंग एनी क्वेश्चन तो यू कैन राइट इजीली with your understanding, not A to Z word to word. Just explain in the on concept, on words. Okay. Okay. Test the abduction of the legs. ये जो है हम क्या हमने you know what do you understand about abduction or reduction? Add being toward the body और abduction क्या है, away from the body, ठीक है। ये चीज़ अब देख लेते हैं। By placing the hands on the inner thigh of the patient and asking them to bring both legs together, ठीक है, ऐड करें अंदर की तरफ। The test the adductions of the medial thigh और reduction of the hip is mediated by the L2 lumbar vertebra 2 की lumbar नर्व जो हमारी नर्व रूट्स जा रही थी, स्पाइनल नर्व्स की बात हो रही है, ठीक है। तो L2 और L3 एंड L4 नर्व रूट्स की हम पेटेंसी देख रहे हैं कि वो इंटेक्ट है या इम्पेयरमेंट है। तो हमने देखा यहाँ एग्जामिनर जो है वो आपका उसको क्या कर रहा है, उसने अंदर की तरफ लेके जाना है और वो रेसिस्टेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, वो अबडक्शन वाली लगा रहा है और ये उसने ऐड करना है। आपने देखा दोनों हैंड जो है वो यहाँ पोजीशन क्लियर नज़र आ रही है एग्जामिनर की, जिसने अपने हैंड जो है वो दोनों थाइस पे रखे हुए हैं, उसको वो एडक्शन की तरफ, मतलब अबडक्शन की तरफ कर रहा है, बाहर की तरफ निकाल रहा है। और जो हमारा पेशेंट है उसने उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसने उन दोनों को अपनी जो है बॉडी की तरफ लेके आना है, ठीक है। इज इट क्लियर?
जी, abduction of the leg. अब यहाँ आपकी उसके आप why people on the upper thigh and asking them to move their leg apart. ठीक है, this tests the gluteus maximus and gluteus minimus muscles. ठीक है, ये हमारे थाई के मसल्स आ जाते हैं, ग्लूटियस मैक्सिस मसल्स और गैटिस मिनिमस मसल्स. Abduction of the hip is mediated by the L4, 5 and sacral one nerve roots. इसमें हमें इसकी पोटेंसी देखनी क्या आया कि L4, 5 और sacral nerve root जो है वो इंटैक्ट है या उसमें कोई इम्पेयरमेंट. आपने देखा उसमें वो अडक्ट कर रहा था और यहाँ वो है अबडक्ट कर रहा है. तो पेशेंट्स ने क्या करना है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उसको जो है वो मूव करना है. ठीक है, मूव करना है सेपरेट. वो अंदर की तरफ फोर्स कर रहा है एग्जामिनर और पेशेंट जो है वो उसको सेपरेट करेगा. आपने हैंड्स की डायरेक्शन देखी एग्जामिनर की. स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? यू गॉट माई पॉइंट्स? मोस्टली बच्चों को ये समझ नहीं आ रही थी, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है. अपने एग्जामिनर के हैंड्स को नोट करना है कि यहाँ वो अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, इज इट क्लियर? और लास्ट स्लाइड में और पेशेंट ने क्या करना है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करने हैं. अपार्ट का मतलब है सेपरेट करने की कोशिश करनी है. ओके, और हेयर इस पेशेंट क्या कर रहा है, उसको सेपरेट कर रहा है, मतलब अवे कर रहा है, बट उसने उसके अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई करना है. मतलब उसने लेग टुगेदर करनी है, दोनों लेग्स को इकट्ठा करना है और यहाँ एग्जामिनर उसको सेपरेट कर रहा है, अपार्ट कर रहा है. और हेयर इज जो हमारा एग्जामिनर है, क्लिनिशियन है, वो क्या कर रहा है, ऐड करने की कोशिश कर रहा है और पेशेंट जो है उसको अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट अप्लाई कर रहा है, वो उसको सेपरेट कर रहा है. इज इट क्लियर? ओके. जी अदिला बेटा, समझ आ रही है? ओके. जी, होल्डिंग द बॉटम ऑफ द फुट. डेफिनेटली हम लोअर एक्सट्रीमिटीज को असेस कर रहे हैं तो हम फुट को भी जो है वो नहीं हम सेपरेट कर सकते, उसको फॉरगेट नहीं. आस्क द पेशेंट टू प्रेस ऑन द गैस पेडल एज ए हार्ड एज पॉसिबल. ठीक है, कि जितना वो फोर्स अप्लाई कर सकता है आपके हैंड के ऊपर अपनी फिंगर्स के साथ, तो वो उसको फोर्स अप्लाई करें. ठीक है, रिपीट विद द अदर फुट एंड कंपेयर. दिस टेस्ट द गैस्ट्रोसिनस cinemas muscles and soleus muscles in the posterior compartment of the lower leg. ठीक है, ये वो गैस्ट्रोसिकनेस मसल्स हैं हमारे जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लेग हैं, उन मसल्स के ये नेम है, उनको जो है ये हमने असेस करना होता है. एंकल प्लांटर फ्लेक्शन इज इनर्वेटेड बाय द सैक्रल 1 एंड सैक्रल 2 नर्व रूट्स बाय द टिबियल नर्व. तो ये अगर वो जितनी फोर्स अप्लाई कर सकेगा हमारा उसके हमारे हैंड के ऊपर प्रेस करेगा तो ऑफकोर्स हमें उसकी असेसमेंट हो जाएगी कि पेशेंट्स के जो है S1 S2 जो है नर्व रूट्स वाया टिबियल नर्व जो है वो इंटैक्ट हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं. ओके, इज इट क्लियर? ओके जी स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? ओके, टू कंप्लीट द मोटर एग्जामिनेशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज. ठीक है, अभी हम असेस कर रहे हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज भी. हमने फुट की असेसमेंट की, हमने थाई की. अभी हम जो है उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज पे हैं, फुट की तरफ. आस्क द पेशेंट टू मूव द लार्ज बिग टो की बात की थी. ठीक है, पहले हमने बॉटम ऑफ फिंगर फुट का देखा, उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए अप्लाई किया कि एज पॉसिबल एज जितना भी वो रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकता है वो करे. ठीक है, अब यहाँ बिग टो की बात कर रहे हैं. ठीक है, आस्क द पेशेंट टू मूव द लार्ज टो अगेंस्ट द एग्जामिनर रेजिस्टेंट. ठीक है, आप डाउन प्रेस कर रहे हैं और उसके अपोजिट वो रेजिस्ट करेगा अपवर्ड. ठीक है, आपके फेस के मतलब पेशेंट के फेस की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि डाउन प्रेस कर रहा है वो उसके अपोजिट. द एक्सटेंसर हेलोस लॉन्गस मसल्स इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनर्वेटेड बाय द L5. ठीक है, हलोसिस लॉन्गस मसल जो है हमारे एक्सटेंसर कंप्लीटली इनर्वेटेड बाय द L5 नर्व रूट्स. दिस टेस्ट इज द एक्सटेंसर हॉलिसिस मसल्स. हम इनकी लॉन्गेस्ट मसल्स को असेस करने के लिए ये L5 नर्व रूट जो है उसको कम्प्लीटली हम चेक करने के लिए आया कि ये इंटैक्ट है या इसमें इम्पेयरमेंट है. तो बिग टो को असेस कर लिया, फिंगर्स का हमने देख लिया, बॉटम ऑफ द फुट देख लिया, असेस कर लिया. इट इज अ पार्ट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज. ओके ओके. Which area of the neurological assessment? Motor function, observe for gait and balance, administration of the Romberg test, administration of the finger to nose test.
or observe to heal shift or observation of rapid alternative action moments. These are the motor functions. These are the area of neurological assessment when we are performing the motor function. तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे? आपने कोऑर्डिनेशन देखना है, गेट और बैलेंस की बात करती हैं तो हम असेस करेंगे सेरिबेलम का फंक्शन। ठीक है, तो उसमें हम रोमबर्ग टेस्ट परफॉर्म करेंगे कि वो बैलेंस भी कर सकती हैं या नहीं है। थर्डली हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन हम करेंगे फिंगर टू नोज टाइप, तो पेशेंट को हम कहेंगे आई क्लोज करें और हम रैपिडली वो मूवमेंट कर सकते हैं या नहीं है। ठीक है, ये मोटर फंक्शन है। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन ठीक है या नहीं है। ऑब्जर्व करेंगे हील टू शिन टेस्ट में हम क्या करते हैं, तो ऑलमोस्ट हम पेशेंट्स को अपोजिट जो है लेग मूवमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि आपने जो है वो शाइन करना है अपनी हील को आपकी लोअर लिम्ब पे, ठीक है, काफ मसल्स पे, तो ये हम असेस करेंगे। और रैपिड अल्टरनेटिव एक्शन मूवमेंट करेंगे विद द आई क्लोज। ठीक है, पेशेंट को पहले हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, डेमो देंगे ताकि वो रिस्टेटिंग करे और परफॉर्म करे। तो इस तरह हम मोटर फंक्शन असेस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह tomorrow discuss we will continue these lectures. Any question? क्योंकि अजानी स्टार्ट हो गई है तो इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि इसको हम यहीं ही क्लोज करें। ठीक है, कल हम अपना लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। स्टूडेंट्स, हैव यू एनी क्वेश्चन? जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, लव दिस। इंशाल्लाह tomorrow we will continue this lecture from here. Okay, bye bye.